कल अपन ने पढ़ लिया था लोक सेवा के लिए आधारभूत मूल्य, उनके उद्देश्य, प्रकार, महत्व और उनको प्रशासन में स्थापित करने के उपाय। समझ लिए थे कल, अच्छे समझ में आए थे। और आज पढ़ेंगे वह सभी मूल्य, जितने भी मूल्य हैं लोक सेवा के लिए आधारभूत, जो बिल्कुल आधारीय मूल्य हैं कि इतने तो होने ही चाहिए। बेसिकली आप में बहुत सारे मूल्य हों लेकिन इतने तो होने चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है कि लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य। पहला कौन सा है? सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता। निष्पक्षता को क्या बोलते हैं बॉस? असमर्थकवादी, असमर्थकवादी। तीसरा कौन सा है? वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण। सहिष्णुता, समानुभूति, सहानुभूति। तटस्थता, कमजोर वर्गों के प्रति करुणा, अनामिक। इतने सारे पढ़ने हैं, तो आज अपन पढ़ेंगे दो। कौन कौन से? एक पढ़ेंगे सत्यनिष्ठा और एक पढ़ेंगे निष्पक्षता। ठीक है, ये दो ही हो पाएंगे, तो दो पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले दो पढ़ेंगे, उससे पहले इन सभी को याद करेंगे, क्योंकि अगर ये याद हो गए तो हमें पता रहेगा कि अब कौन सा पढ़ना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहिष्णुता, ऐसे समानुभूति, ऐसे सहानुभूति, तटस्थता, कमजोर वर्गों के प्रति करुणा और अनामिक। देखो, अच्छे समझेंगे बात को कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि बॉस देखो, ये दो पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है, और ये तीन पढ़ेंगे एक साथ, और ये दो पढ़ेंगे एक साथ, और ये तीन पढ़ेंगे एक साथ। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा और हमें लोक सेवा के बेसिक से मूल्य, आधारभूत मूल्य पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लोक सेवक बनने के लिए रेडी हो जाओगे बॉस। तो देखो, आज क्या पढ़ेंगे? सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता। तो मैं इसको मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। ठीक है, चलो। अब देखो, सत्यनिष्ठा पढ़ने जा रहे हैं और सत्यनिष्ठा को इतना डीपली पढ़ेंगे अपन कि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रिलेट करेगा तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे से ही करना है। चलिए, सत्यनिष्ठा। चलो, अब बस सबसे पहला सवाल आ गया अपना कि सत्यनिष्ठा होती क्या है, क्या होती है सत्यनिष्ठा। ठीक है, तो देखो सिंपल सा लिखा है यार, कुछ नहीं है। सत्य के प्रति निष्ठा, समझ रहे हो? सत्य के प्रति निष्ठा भाव हो आपका तो क्या है आप में? सत्यनिष्ठा है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं लिख दूं और परिभाषा के रूप में कि व्यक्ति, ठीक है, ये का लग रहा है ना, व्यक्ति मन, वचन व कर्म से सत्य का पालन करे। व्यक्ति मन, वचन, कर्म से सत्य का क्या करे? पालन करे। तो उसमें क्या आ जाएगी? सत्य के प्रति निष्ठा आ जाएगी। अब बताओ सत्य क्या होता है? सत्य क्या है? देखो बॉस, कथनी और करनी एक ही हो। क्या हो? एक ही। आप जो कह रहे हो और जो कर रहे हो वो एक ही हो, उसमें अंतर ना हो तो वो क्या है? सत्यनिष्ठा है। ठीक है, देखो व्यक्ति मन से भी क्या बोले? सत्य बोले। मन में उसके सत्य हो हर बात के प्रति। ठीक है, व्यक्ति मन में यदि सत्य को सोच रहा है तो उसे वचन में भी लाए, और यदि व्यक्ति मन में कोई बात सोच रहा है वो सत्य है, उसको अपने वचन में भी ला रहा है और फिर उसको अपने कर्म या अपने व्यवहार में भी लाए।
यदि व्यक्ति मन वचन कर्म से सत्य का पालन करेगा तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या है, सत्यनिष्ठ है। इसमें क्या है, इंटेग्रिटी है। क्या बोलते हैं सत्यनिष्ठा को इंग्लिश में, इंटेग्रिटी बोलते हैं ना। व्यक्ति में इंटेग्रिटी है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति एकदम। तो देखो परिभाषा के रूप में क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे। एक बात और समझना सॉरी देखो एथिक्स के पेपर में क्या होता है कि हर एक थॉट के पीछे एक फिक्स परिभाषा होती है, एक मनोवैज्ञानिक द्वारा वो दी जाती है, या कोई समाज सुधार होगा या फिर कोई बहुत बड़ा बुक राइटर होगा उसके द्वारा परिभाषा दी जाती है। हम उसके अनुसार भी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे मान लो सत्यनिष्ठा की परिभाषा इनके अनुसार हम वो लिख सकते हैं। बट देखो सिविल सेवा में आपको एक बात नोटिस की जाती है कि आप कितना ज़्यादा सोचते हैं, कितना ज़्यादा आप थिंक करते हैं, कितना ज़्यादा करते हैं थिंक। तो वो तो जानते हैं कि देखो ये तो परिभाषा इन्होंने रट ली होगी और लिख दी, लेकिन आप इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं बेसिकली कि व्यक्ति मन वचन कर्म से क्या हो, सत्य के प्रति निष्ठा रखे। व्यक्ति मन वचन कर्म से सत्य का पालन करे या सत्य के प्रति निष्ठा रखे तो व्यक्ति क्या है, सत्यनिष्ठ है। और ये गुण क्या है, सत्य निष्ठा है। समझ में आ रहा है, ये बेसिक बात समझनी है। या फिर हम एक बात और कह सकते हैं, एक और समझना, थोड़ा डीपली सा है लेकिन समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये पढ़ना क्या लिखा है, नैतिक, ठीक है अच्छे से बनाओ, नैतिक सिद्धांतों के मध्य आंतरिक सुसंगति, ठीक है, प्लस नैतिक सिद्धांतों एवं व्यवहार में सुसंगति। देखो ये दो लाइन लिखी हैं, समझना अच्छे से कि नैतिक सिद्धांतों के मध्य आंतरिक सुसंगति और नैतिक सिद्धांतों एवं व्यवहार में सुसंगति। आप समझना, देखो ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे पता है, एक दूसरा मार्कर यूज करता हूं मैं। देखो ये लिखा है सत्यनिष्ठा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखो जब व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों के मध्य आंतरिक सुसंगति हो, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है और उसके कुछ नैतिक सिद्धांत है। अच्छा बताओ नैतिक क्या होता है, क्या होता है नैतिक, क्या होता है? नैतिक होता है जिसमें हम सही गलत का तर्क कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये होता है नैतिक। और ऐसे होते हैं नैतिक सिद्धांत, जैसे मान लो कि आप जानते हो सच बोलना एक अच्छा नैतिक सिद्धांत है, आप मानते हो भी इस चीज को, ठीक है। और आपके मन में देखो नैतिक सिद्धांतों के मध्य क्या है, आंतरिक सुसंगति है। और आंतरिक रूप से आपने ये अच्छे से मान लिया कि सत्य बोलना एक अच्छी बात है। मतलब आंतरिक रूप से आपको उस नैतिक सिद्धांत के प्रति क्या है, जुड़ाव है, सुसंगति है। मान लो आपने देखा है कि एक थॉट है कि सत्य बोलना एक नैतिक सिद्धांत है और आपके मन ने उसको मान लिया है, ठीक है, मान लिया है। और मानने के बाद उस नैतिक सिद्धांत और आपके व्यवहार में सुसंगति हो, मतलब आप केवल मान रहे हो कि सत्य बोलना अच्छी बात होती है, लेकिन सत्य नहीं बोल रहे हो तो गलत है। और यदि आप मान भी रहे हो
और मानने के बाद व्यवहार भी कर रहे हो, सत्य भी बोल रहे हो, तो क्या है? ये सत्यनिष्ठा है। जब व्यक्ति के मस्तिष्क या मन में नैतिक सिद्धांतों के मध्य आंतरिक सुसंगति हो और नैतिक सिद्धांतों एवं व्यवहार में सुसंगति हो, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी? सत्यनिष्ठा कहलाएगी। फिर चाहे वो कोई सा भी नैतिक सिद्धांत हो, समझ में आ रहा है? यही समझना है, बेसिक बात है बहुत। थोड़ा फैक्चुअल भी समझ लेंगे। देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंटेग्रिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटेग्रिटी। ये शब्द आया है वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। ये तो अपन पढ़ते ही रहते हैं पीएससी में, यहाँ से वहाँ से आता रहता है, ठीक है। एक लैटिन भाषा का शब्द है, शब्द कौन सा है? इंटेग्रे, ठीक है। क्या शब्द है? इंटेग्रे। इसका मतलब क्या होता है कि संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होना, संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होना। क्या बोल रहा है? कि संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होना। जैसे मान लो मैंने बोला कि जंगल में शेर है, तो बहुत शेर है जंगल में, संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ विचार है। मैंने बोल दिया जंगल में शेर है और जंगल में शेर था ही नहीं, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ। देखो जुड़ा कब रहेगा? जब मैं सच बोलूँगा। मेरी कथनी और करनी जुड़ी है, जुड़ी है। जो मैं कह रहा हूँ वही तो हो रहा है, तो ये क्या है? सत्य है। समझ में आ रहा है? और सत्य ही क्या है? ईश्वर है। सुनाया थॉट? सत्य ईश्वर है। अच्छा ये बताओ, अच्छी सी बात है, सत्य ही ईश्वर क्यों है? झूठ ईश्वर क्यों नहीं है? कोई सोचा है? सत्य ईश्वर क्यों है? यदि व्यक्ति सदा सत्य का पालन करेगा, सदा सत्य का पालन करेगा, तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट कैसे आ जाएगा? बताओ कैसे आ जाएगा? देखो परिभाषा के रूप में अपने क्या पढ़ा कि सत्य क्या है? सत्य क्या है कि देखो हमारे जो आंतरिक नैतिक सिद्धांत है उनमें सुसंगति हो और उसी का हम व्यवहार दिखाएं। या दूसरी परिभाषा के रूप में कि व्यक्ति मन वचन कर्म से क्या हो? सत्य का पालन करे। व्यक्ति मन वचन कर्म से सत्य का पालन करे, तो वो क्या है? सत्यनिष्ठा है। और हम कह रहे हैं सत्य ही ईश्वर है। देखो जब व्यक्ति का मन भी सत्य सोचेगा, वचन भी सत्य बोलेगा और कर्म भी सत्य वाले करेगा, व्यक्ति का मन वचन और कर्म से सत्य को धारण करेगा, तो वह कोई नकारात्मक कार्य नहीं करेगा या फिर वो कहीं ना कहीं कोई भटकाव की स्थिति में आएगा। वो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की तरफ प्रवाह करेगा। और सकारात्मक ऊर्जा का मतलब ही क्या है? ईश्वर है। देखो गांधी जी सत्य बोलते थे, तो गांधी जी को क्या महात्मा बोला गया है? गांधी जी की बात पर हर किसी ने विश्वास किया ना। सत्य बहुत बड़ी चीज है। समझ में आ रहा है? समझ लो अच्छे से। सत्य ईश्वर है, इस बात को लिखना तुम लोग 11 नंबर में निबंध के रूप में। चलो ये समझ लिया। अब देखो, अब देखेंगे सत्यनिष्ठा के प्रकार। चलो सत्यनिष्ठा के प्रकार, ठीक है। सत्यनिष्ठा के प्रकार तो कितने प्रकार की हो सकती है? सबसे पहली बात कि एक हो सकती है बौद्धिक सत्यनिष्ठा। बौद्धिक सत्यनिष्ठा, इंटेलेक्चुअल्स
इंटेग्रिटी। हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है? कि देखो ये क्या होती है बौद्धिक सत्यनिष्ठा, क्या होती है कि बॉस हम अपना मूल्यांकन, मैं लिख दूं यहां, अपना मूल्यांकन उन्हीं प्रतिमानों, अपना मूल्यांकन उन्हीं प्रतिमानों व उतनी ही कठोरता से करें जितना हम दूसरे का करते हैं। सोचते हैं ना, देखो सामने एक व्यक्ति खड़ा है और वो पढ़ रहा है, हाथ में बुक लिए पढ़ रहा है, और अपन सोच रहे हैं हाँ क्या पढ़ रहा है ये, किताब में वैसे ही झांक मार रहा है, ध्यान तो कहीं और है इसका। समझ रहे हो? यदि तुम वहां खड़े होते और तुम पढ़ रहे होते तो क्या तुम क्या ऐसा सोचते? नहीं सोचते। तो देखो बौद्धिक जो इंटीग्रिटी है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है, उसमें क्या है कि अपना जो मूल्यांकन है वो उन्हीं प्रतिमानों और उतनी ही कठोरता से करना जितना आप दूसरों करते हो। आप एक्सेप्ट करना कि वास्तव में इसमें सत्य हो सकता है हमारा। यदि बौद्धिक किसी में सत्यनिष्ठा है, इंटेलेक्चुअल्स इंटीग्रिटी है, तो वो बहुत अच्छे अपने दिमाग से भी समझ सकता है कि हाँ कुछ तो सत्य होगा, या हम सत्य को जानने की कोशिश करें कि अच्छा वहां मैं खड़ा होता तो शायद धूप देख रहा होता तो वो धूप देख रहा होगा। आपने उसको अपनी जगह रख के देखा है। देखो प्रीजज नहीं करना है, उस समय की समस्त घटनाओं को एनालिसिस करना है, समझ में आ रहा है? सबको देखना है एक तरफ से और सत्य की खोज करना है कि एक्चुअल में बंदा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि वो आपके मामा का लड़का है और आप उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो तो बोलो हाँ वहाँ बैठ के भैया भैया तो पढ़ ही रहे होंगे। अरे जरा ढंग से देखो यार, भैया खड़े होकर पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक बौद्धिक सत्यनिष्ठा है। समझ में आया? एक और समझो, एक होता है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। ये क्या होती है? ठीक है, देखो जो हमारे व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत है, जो हमारे व्यक्तित्व के नैतिक सिद्धांत है, जैसे मान लो मेरा नैतिक सिद्धांत है कि ईमानदार होना अच्छा है, ये मेरा एक नैतिक सिद्धांत है, मैं मानता हूं भी कि ईमानदार होना अच्छा है। ठीक है, तो हमारे नैतिक सिद्धांत है और हमारा जो व्यवहार है उसमें समानता होनी चाहिए। ये मेरा नैतिक सिद्धांत है और ये मेरा व्यवहार है। मैंने माना है कि ईमानदार होना अच्छा है, तो मैं उसका व्यवहार भी दिखाऊं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं मैं सिर्फ बोलता रहूं कि हाँ ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, हाँ लाइक इंग्लिश वर्ड्स हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। केवल बोलना नहीं है कि नहीं नहीं ईमानदार होना है। ईमानदार हो, मानते हो ईमानदारी एक अच्छी चीज़ है तो ईमानदार बनो। ऐसा नहीं सिर्फ पैसों के मामले में, हर किसी के मामले में। खाना खा रहे हो तो, बैठ रहे हो तो, पढ़ रहे हो तो, यदि बॉस आप पढ़ भी रहे हो, यदि आपने पढ़ने का टाइम डिसाइड किया कि नहीं इतना पढ़ना है 2 घंटे में, तो आप पढ़ो ईमानदारी से, क्योंकि पढ़ाई से बेईमानी आपको बहुत घाटा कर सकती है। ईमानदार हर परिप्रेक्ष्य में रहना है। चल रहे हो तो भी ईमानदारी से चलो, ये नहीं कि शॉर्टकट दिख गया तो हम गलत टर्न लेके चले गए। अगर मोड़ आगे से तो आगे से घूम के आओ। ईमानदारी व्यक्ति जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में दिखाए। तो बताओ अगर किसी में व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा है तो इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के जो नैतिक सिद्धांत है और उसका व्यवहार है उसमें क्या हो, एकाकीपन हो या समानता हो, तो उसमें क्या है? व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, एक और हो सकती है, तीसरी, अरे यार रुक जाओ 1 मिनट, अच्छे से लिखता हूं।
ये क्या लिखा है? ये लिखा है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। समझ में आ रहा है? देखो ये क्या होती है, ये व्यावसायिक सत्यनिष्ठा ये क्या होती है कि व्यवसाय से जुड़े जितने भी नैतिक सिद्धांत हैं उनके प्रति क्या रहना? सत्यनिष्ठ रहना। जैसे मान लो, अरे सुनो तो, कि कोई वकील है, ठीक है, और वकील क्या है, अपने जो जो उसका जो क्लाइंट है वो, उसके लिए वो हर तरह के कार्य कर रहा है, उसे बचाने के लिए हर तरह के कार्य कर रहा है, तो उसके लिए सत्यनिष्ठ है। और मान लो वो वकील दूसरे वकील से आगे मिल जाए, विपक्ष वाले से, मतलब उसने अपने व्यापार या व्यवसाय के नैतिक सिद्धांतों के साथ क्या की है? धोखाधड़ी की है। उसके नैतिक सिद्धांत क्या बोलते थे व्यवसाय के, कि आप जिसके साथ हो उसके साथ पूरा दो, उसका साथ पूरा दो, व्यवसाय में साथ पूरा दो। लेकिन उसने व्यवसाय में पूरा साथ नहीं दिया और वो जाके उससे मिल गया, विपक्ष के वकील से मिल गया, तो ये क्या है? व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं है। यदि अब वकील है वो, और वो अपने जो मुवक्किल है, वो जो कौन है, जो क्लाइंट है, क्लाइंट के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण भाव दिखाए, क्लाइंट के प्रति जो उसके नैतिक सिद्धांत हैं उसमें वो वही सिद्धांत का व्यवहार दिखाए, तो तो व्यक्ति में क्या है? व्यवसायिक सत्यनिष्ठा है बॉस। क्या है व्यक्ति में? व्यवसायिक सत्यनिष्ठा है। देखो पहला क्या पढ़ा था? बौद्धिक पढ़ा था, दूसरा व्यक्तिगत पढ़ा था, तीसरा व्यवसायिक। देखो व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांतों में समानता हो, व्यवसायिक नैतिक सिद्धांतों में समानता हो। समझ में आ रहा है? तो यदि सिद्धांतों में समानता है, वही बात वही है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, तो व्यक्ति क्या है? सत्यनिष्ठ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एक और होती है, नीचे लिखते हैं, कला सत्यनिष्ठा। ठीक है, देखो कला सत्यनिष्ठा में बहुत सारी चीजें आती है वैसे तो, लेकिन ऐसा मान लो, ठीक है, कि कलाकार जो सोचता है वही बोले वो जनता से। क्यों? क्योंकि कलाकार का बहुत प्रभाव पड़ता है समाज पर, कलाकार का बहुत प्रभाव पड़ता है समाज पर। वो कुछ भी आके अंट-शंट नहीं बोलना है उसको कि आप तो ऐसा कर लीजिए, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। उसके नैतिक सिद्धांत अलग है, कला के लिए उसके नैतिक सिद्धांत अलग है। मन में कुछ और सोच रहा है और आपसे बोल कुछ और रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है। मन के कला के प्रति नैतिक सिद्धांत अलग हैं और व्यवहार अलग कर रहा है, तो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है झूठ। समझ में आ रहा है? तो कलाकार को बेसिकली क्या बोलना चाहिए? जो वो एक्चुअल में सोचता है, तो उसमें फिर क्या आएगी? कला सत्यनिष्ठा आएगी। क्या आएगी? कला सत्यनिष्ठा आएगी। जैसे मान लो हमने किसी कलाकार से क्या किया, कोई ऐड करवाया, और उसे पता है कि देखो इस विशेष तरह के साबुन में कोई भी हल्दी और चंदन जैसे गुण नहीं है, फिर भी कलाकार क्या बोलता है कि देखिए हल्दी और चंदन के गुणों से युक्त साबुन लगाइए और त्वचा को नरिश कीजिए, जो भी कीजिए, बोलता है ना। अब देखो कलाकार बोल रहा है तो ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। उससे किसी को क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। तो कला की दृष्टि से कलाकार से, मान लो कोई कवि है और कवि किसी पार्टी के दबाव में आकर, किसी अन्य समूह के दबाव में आकर, या फिर हीरो बनने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल दे, ठीक है, जो कि वो एक्चुअल में सोचता ही नहीं है, तो फिर ये क्या है? वो कला के लेवल पर क्या कर रहा है? धोखाधड़ी कर रहा है, सत्य नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है बेसिकली वो। समझ में आ रहा है? एक और होता है, ऐसे होते काफी हैं, आपको भी ढूंढने, ये एग्जाम सोचने का ज्यादा है। ब्रांड सत्यनिष्ठा, एक और समझ लो, ये नया है, यहाँ नहीं आएगा, ऊपर लिख देता हूँ। चलिए यहाँ लिख देता हूँ 5th नंबर का
ब्रांड सत्य निष्ठा। ठीक है, मान लो कोई ब्रांड है, ठीक है, ऐसा मान लिया अपने, कोई ब्रांड है और उस ब्रांड के जो नैतिक सिद्धांत है या फिर उसका जो वास्तविक रूप है ब्रांड का, वो उसको बताए, ना कि उसमें कोई झूठ दे। जैसे बोलो जुआ केसरी, दाने दाने में केसर का दम। अब बताओ, वो एक पान मसाला है बॉस, उसके दाने दाने में केसर का दम कैसे हो सकता है, जबकि केसर के दाने दाने में होगा केसर का दम, लेकिन पान मसाला के दाने दाने में केसर का दम, बात जमी नहीं। क्यों? देखो, ब्रांड की वास्तविक कुछ अलग है, वास्तविक रूप कुछ अलग है उसका, वो एक तरह से एक पान मसाला है पान मसाला, लेकिन उसमें क्या बोला जा रहा है टैगलाइन में कि बोलो जुआ केसरी, वो कुछ है ऐसा कुछ कि दाने दाने में क्या है, केसर का दम है। और केसर क्या है? केसर एक प्राकृतिक संसाधन अपने पास, ठीक है, औषधियों में उपयोग होता है और हर चीज़ में उपयोग होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो केसर के नाम पर तुम्हें क्या खिला रहे हैं? पुड़िया खिला रहे हैं। समझ में आ रहा है? पुड़िया नहीं खानी है, अरे केसर खाओ ना यार, तुम्हें खाना ही है तो। ठीक है, तो ये देखो अपन ने कितनी पढ़ ली। सबसे पहले ये बौद्धिक, व्यक्तिगत, व्यवसायिक, कला, ब्रांड, इसमें से कुछ भी समझ में आया नहीं आया बता देना, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ कि सत्यनिष्ठा के लाभ क्या हो सकते हैं। मान लो सत्यनिष्ठा आ जाए, आप आज से ही सत्य बोलने लगो, ठीक है, तो उसके आपको क्या लाभ हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो है, जो हमारा सामाजिक व्यक्ति है, वो बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करता है। यदि उससे बोलेंगे सर मरने के भी इतने फ़ायदे हैं, तो वो एक LIC की पॉलिसी तक ले लेता है कि अच्छा मरने के फ़ायदे हैं तो लाओ पॉलिसी। बिना फायदे के कुछ नहीं करता है। तो आप पढ़ेंगे सत्यनिष्ठा के महत्व या लाभ, ठीक है बॉस। सत्यनिष्ठा का महत्व या लाभ। चलिए क्या हो सकता है लाभ, बताओ। देखो लाभ अपन दो लेवल पर पढ़ेंगे, दो स्तर पढ़ेंगे। एक तो व्यक्तिगत, यदि आप सत्य बोलते हैं, सत्य का पालन अपने कर्म विचार और मन में भी करते हैं, तो आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ होता है, और प्रशासन में क्या लाभ होगा आपको, अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं तो। ठीक है, प्रशासन थोड़ा सा सही लिख दूंगा, प्रशासन, ठीक है। देखो व्यक्तिगत स्तर पर आपको क्या लाभ होगा और प्रशासनिक लेवल पर आपको क्या लाभ होगा। यदि मान लो कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो बताओ उस पर क्या बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, बढ़ेगा विश्वास, उसे सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसे सम्मान मिलेगा। और यदि उसको सम्मान मिल रहा है तो उसे ना बड़ा ही ठंडक ठंडक महसूस होगी, वाह, उसे कहते हैं संतोष, उसे संतोष प्राप्त होगा, सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी, वाह मैं सत्य बोलता हूँ, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो तो उसे सम्मान मिलने से उसे क्या प्राप्त होगा, संतोष प्राप्त होगा। और व्यक्ति को आज संतोष ही बहुत कम रूप में मिल रहा है। व्यक्ति से गलती की संभावना कम हो जाएगी, ऐसा व्यक्ति गलतियां कम करेगा। जो झूठ बोलेगा वो एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलेगा, और उस झूठ को छुपाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर वो झूठा बन जाता है। झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, बट ये कि झूठ बोलने के लिए आपको एक और झूठ बोलना पड़ता है, और सत्य बोलने के लिए आपको एक और सत्य नहीं बोलना पड़ता है। सत्य क्या है? निरपेक्ष सापेक्ष? सत्य निरपेक्ष है, झूठ सापेक्ष है। वैसे सत्य भी सापेक्ष है, लेकिन इस मामले में देखेंगे तो हमने सत्य बोल दिया, बस सारे पहलू खत्म।
लेकिन झूठ बोलोगे तो झूठ के बाद एक झूठ को दबाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, फिर झूठ पर झूठ, फिर झूठ पर झूठ, फिर आप झूठा कहलाए जाते हो। फिर झूठा कहलाने से आपको जूता पड़ता है। समझ में आ रहे हो? जूता वाले काम नहीं करने का। तो आपको व्यक्तिगत लेवल पर क्या होगा? सबसे पहले आप पर विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, विश्वास नहीं करती दुनिया आपके ऊपर अभी, चाहे आप पढ़ाओ चाहे कुछ भी करो, विश्वास नहीं करती। और विश्वास बढ़ेगा तो आपको सम्मान भी मिलेगा। इस चीज़ से मिलता है सम्मान, और सम्मान मिलेगा तो आपको संतोष तो मिल ही जाएगा। ये फ्री में मिलता है, इसकी कॉस्ट नहीं लगती कोई भी। उसके बाद गलती की संभावना कम हो जाएगी, गलती कम करोगे। देखो वैसे मनुष्य गलतियों का पुतला है, वो इतनी गलतियां करता है कि एक आधी काम सही करता होगा, गलतियां करता है, वो बोलता है ये गलती से हो गया, पर काम वही करेगा, गलती की संभावना कम होगी। ठीक है। और प्रशासन लेवल पर क्या होगा? प्रशासन में यदि आप हैं, आप एक सफल लोक सेवक अधिकारी हैं और प्रशासन में आप हैं और सत्यनिष्ठा का पालन कर रहे हैं बिल्कुल गांधी जी की तरह, तो देखो बापू का सपना तो साकार हो ही रहा है, वो तो ठीक ठाक है कि बिल्कुल बापू बोल गए थे कि बेटा सत्य बोलना, बापू चले गए, हम सत्य बोल रहे हैं, तो वो तो छोड़ो। प्रशासन में क्या लाभ हो सकता है? सबसे पहली बात कि आपके जो कर्मचारी हैं या आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सब आप पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? आप पर विश्वास करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? देखो समझना है कि प्रशासन में सबसे पहली बात क्या हो जाएगी कि आपके जो कर्मचारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो आप पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। बताओ, ये विश्वास करेंगे तो आपका दायरा बढ़ेगा, बढ़ेगा, आप बेहतर ढंग से कार्य कर पाओगे। समझ में आ रहा है? दूसरी बात क्या हो सकती है कि देखो प्रशासन प्लस एक ले लो आम जनता। ठीक, दिख रहा है यहां तक? प्रशासन व आम जनता, देखो इन दोनों के बीच काफी गैप है। जनता समझती है कि प्रशासन चोर है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारी क्या सुनेंगे। और प्रशासन में भी कुछ लोग ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ के साथ साथ वो लड़ाकू है, वो अपने जो कर्तव्य उनका पालन नहीं करती है। तो इनके बीच में बेसिकली बहुत सारा गैप है। और मान लो यदि कोई व्यक्ति बहुत सत्य बोलता है और एक व्यक्ति गया किसी कलेक्टर साहब के दफ्तर में कि सर वो हमारा काम रुक गया था, कब होए पूरा, तो कलेक्टर साहब ने बोला कि परसों हो जाएगा, परसों हो जाएगा। और मान लो और परसों काम हो गया, तो देखो परसों काम हो जाने से एक बात तो साबित हुई कि प्रशासन सत्य बोलता है। और प्रशासन और आम जनता की जो खाई बनी हुई है ना, वो कम हो जाएगी और इनके संबंध ना बहुत काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो इससे प्रशासन क्या हो जाएगा? ईमानदार हो जाएगा। ईमानदार हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? ईमानदार हो जाएगा। बस ईमानदार नहीं है थोड़ा सा वो, लेकिन हो जाएगा। देखो एक तीसरा क्या हो सकता है, यहां लिख दो। तीसरा भ्रष्टाचार, सुना होगा ये शब्द। भ्रष्टाचार में कमी आएगी। कैसे कमी आएगी? मान लो आप किसी जिले के आईएएस हो, ठीक है, और आपका कोई वरिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, उसने कोई भी रिश्वत ली या कोई भी भ्रष्ट आचार किया, और जब कमेटी बैठी, जब पैनल ने आपसे पूछा कि बताओ ये किसने किया, तो आपको भले डर लग रहा है कि वो मेरा वरिष्ठ अधिकारी है, मुझे सस्पेंड कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन आपने बड़े बेखौफ होकर कह दिया कि सर इन्होंने किया है, ये रहे, नाम ही नहीं कहा है, देखो ये वीडियो देखो, मैं वहीं था। मतलब इस लेवल का आपके अंदर अगर सत्यनिष्ठा होगी ना, तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। यदि कोई सत्य जैसा फिल्में देखी होंगी आप लोगों ने, फिल्मों में क्या बोलते हैं, अरे कोई सत्य बोलने वाला कहाँ मिलता है आज की दुनिया में साहब, लोग झूठ बोलते हैं।
फिर एक वो उसमें से निकलता है, एक दादाजी या अंकल टाइप का आदमी बोलता है मैं आपको सच बताता हूँ बेटा क्या हुआ था यहाँ पर। तो बेसिकली सत्य बोलने की कमी है। अगर प्रशासन में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वो सभी सत्य बोलने लगे तो प्रशासन में भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो जाएगा। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा बॉस, तो जो वास्तविक लाभार्थी है, इसको लाभ देना है अपन को, वास्तविक लाभार्थी है, उस तक वास्तविक लाभ पहुंचेगा। पहुंचेगा। जो वास्तविक लाभार्थी है उस पर वास्तविक लाभ पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? यदि हम सही से जो आंकड़े हैं, मान लो किसान है, किसान में हमें जिनको पेंशन देनी है, क्या वो वास्तव में पेंशन के हकदार हैं या नहीं है? अगर हमारे पास सही आंकड़े आएंगे, सत्यनिष्ठ आंकड़े आएंगे, यदि हमारे पास सत्यनिष्ठ आंकड़े आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे हम वास्तविक लाभार्थी की खोज कर पाएंगे और उसे वास्तविक लाभ दे पाएंगे। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा, एक तो भ्रष्टाचार कम होगा, दूसरा प्रशासन को भी फायदा होगा। देखो एक और देखो, लास्ट नीचे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं 5वें नंबर का, कि सामाजिक, अरे यार थोड़ा सा अच्छा लिखता हूं इसको, समझो अच्छे से। सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय विकसित होगा। हो सकता है? देखो सामाजिक आर्थिक न्याय, समाज में सामाजिक आर्थिक न्याय आएगा, समाज के लेवल पर व्यक्तियों को न्याय मिलेगा। देखो आज जो बहुत ज़्यादा एक गैप है ना, एक तरफ अमीर वर्ग है, एक तरफ पूरा गरीब वर्ग है, समाज में एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत निम्न तबका है, ये गैप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा यदि हम संसाधनों का बेहतर दोहन करें। और संसाधनों का बेहतर दोहन करने के लिए व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होना बहुत जरूरी है, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। आ रहा समझ में? बहुत जरूरी है बॉस। इसीलिए अपन कुछ उपाय अपनाएंगे और वही उपाय अपन पढ़ डालेंगे अभी के अभी। देखो समझो बात को। देखो उपाय क्या हो सकते हैं, चलो यहां लिखता हूं मैं उपाय। मान लो प्रशासन में हमें सत्यनिष्ठा की स्थापना करनी है और अब हमें सभी से सत्य बुलवाना है या सभी को सत्य का पालन करवाना है, सत्य आचरण का क्या करवाना है, पालन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, क्या उपाय अपना सकते हैं? तो सबसे पहले जो व्यक्ति सत्य बोले उसको पकड़ो। पहले जो प्रशासन में बहुत ज़्यादा सत्य बोलता है, ठीक है, सत्य बोलता है, सत्य वाले काम करता है, ठीक है, कभी भी उसने कोई कदाचार नहीं किया, ठीक है, ना एक पैसा लेता है, ना किसी को कुछ भी एक तरह से हानि नहीं पहुंचाता, मतलब मन से, वचन से और कर्म से भी क्या है, सत्यनिष्ठ है। उसको पकड़ो और उसको क्या दे दो, एक पुरस्कार दे दो सबके सामने। तो हमने व्यक्ति को नहीं दिया पुरस्कार, उसकी सत्यनिष्ठा को दिया है। तो इससे समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों के मन में क्या जाएगा कि सत्यनिष्ठा एक अच्छा गुण है। और हम सत्यनिष्ठा को क्या कर सकते हैं, यहां से पुरस्कार के जरिए प्रोत्साहित कर सकते हैं बॉस, प्रोत्साहित कर सकते हैं। अभी हम लोग एनसीसी कैंप में थे, तो एनसीसी कैंप में जो उन्होंने एक रूल रखा था कि जो जितना ईमानदारी दिखाएगा, सत्य बोलेगा, उसको उतने ज़्यादा ही मेडल्स मिलेंगे। और फिर वो बेसिकली वो फौज की चाल थी, क्योंकि उस समय वहाँ सारे मोबाइल्स जितने भी थे उसमें 30% मोबाइल चोरी हो चुके थे। बच्चों ने ढूंढ ढूंढ के मोबाइल निकाले, सर देखो ये यहाँ डाला है, सर ये यहाँ डाला है, सबको इनाम दी गई, बस मोबाइल मिल गए। देखो सत्य बोलने पर आपको पुरस्कार मिल जाए तो उस, और पुरस्कार मिलने से अन्य व्यक्तियों पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे सत्यनिष्ठा क्या होगी, प्रोत्साहित होगी ना।
दूसरा क्या कर सकते हैं, तकनीकी हेल्प ले सकते हैं, तकनीकी सहायता ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, सहयोग लिखेंगे बिल्कुल। तकनीकी सहयोग लिखेंगे। चलो देखो क्या होता है तकनीकी सहयोग, कि मान लो आप जानते हो कि सत्यनिष्ठा का पालन विभाग में अच्छे से नहीं हो रहा है, लगवाओ कैमरे, टेक्नोलॉजी लगवाओ, एक कैमरा लगवा दो और एक लगवा दो लाई डिटेक्टर मशीन कि खाओ कसम इसकी रख के जांच करो वाली। क्योंकि देखो यदि व्यक्ति एक लोक सेवक है और उसने किसी आंकड़े संबंधी डाटा में उसने कुछ किया है और सत्य नहीं बोल रहा है, तो हम तकनीकी सहायता ले सकते हैं। तकनीकी का दबाव रहेगा व्यक्ति पर कि देखो ऊपर कैमरा लगाए, भाई नहीं ऐसा नहीं कर सकता, मन में सोच रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन वचन में ही ला रहा है, बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, ना ही वो किस में, मन वचन कर्म में अब सत्यनिष्ठा का पालन करने लगा है। ठीक है, मन वचन कर्म से वो झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? और एक और पढ़ लेंगे, बाकी आप लोगों को थोड़ा ढूंढ लेने हैं। ठीक है, वैसे भी इनसे ही बना देते हैं वो, लेकिन बेसिकली देखो समझो, एक क्या है कि देखो यदि स्थिति बहुत ही विरोधाभासी है, ठीक है, संशयपूर्ण है, ऐसा बोल सकते हैं संशयपूर्ण है। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि स्थिति बहुत ज़्यादा संशयपूर्ण है या विरोधाभासी है, विरोधाभासी है, ठीक है, तो इसमें आप क्या सकते हो, आप इसमें ना पब्लिक वेलफेयर को ध्यान रखना। देखो आपको क्या बनना है, आपको मन वचन कर्म से सत्यनिष्ठ बनना है। मन वचन कर्म से सत्यनिष्ठ बनना है, और सत्यनिष्ठ बनने के लिए आप में अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई जो बहुत ही संशयपूर्ण है या विरोधाभासी है, तो आप बस पब्लिक वेलफेयर मतलब जनता के हित में, जनहित में सोचें, मामला ज्यादातर सही जाएगा। कोई व्यक्ति गलत नहीं सोचता है, तो एक तरह से ये कर सकते हैं। बाकी एक दो और समझ लेंगे, जैसे 4 नंबर में हम पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे तो सत्यनिष्ठा बढ़ जाएगी, बढ़ा सकते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने पर कि मतलब अंदर क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए, तो व्यक्ति सत्यनिष्ठा का पालन खुद ब खुद करेगा। व्यक्ति को ऐसे मूल्य दिए जाए कि व्यक्ति निष्पक्ष हो जाए, मतलब उसमें निष्पक्षता का गुण आ जाए, तो व्यक्ति सत्य का पालन करेगा। समझ आ रहा है? तो हम भी इसी तरह से लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक आधारभूत मूल्य हो गया जो लोक सेवक में होना बहुत जरूरी है। अब पढ़ेंगे एक और, ठीक है, एक और पढ़ेंगे। चलो हम पढ़ेंगे निष्पक्षता। समझना, निष्पक्षता या इसी को बोलते हैं असमर्थकवादी। ठीक है, चलो बॉस, क्या होती है ये निष्पक्षता? किसी का पक्ष नहीं लेना। क्या होती है ये निष्पक्षता? क्या होती है? देखो बॉस, एक तो ये एक न्याय का सिद्धांत है। ठीक है, न्याय का क्या है? सिद्धांत है। ठीक है, परिभाषा के रूप में क्या पढ़ेंगे कि देखो व्यक्ति जो निर्णय करता है, जैसे मान लो कोई लोक सेवक है, लोक सेवक क्या है? निर्णय करता है एक। ठीक है, व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो निर्णय करता है, तो वो निर्णय
का जो आधार है, जो निर्णय कर रहा है किसी के संबंध में, तो जो निर्णय का आधार है वो आधार कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ये वस्तुनिष्ठ क्या होता है, ये पूरी परिभाषा समझ में नहीं आएगी और मैं समझाऊंगा इसे 2 मिनट में, ठीक है? समझो, यदि मान लो कोई लोक सेवक है और लोक सेवक क्या है? निर्णय करता है, किसी चीज का वो निर्णय दे रहा है, तो वो उसके निर्णय का आधार क्या होना चाहिए? उसके निर्णय का आधार होना चाहिए वस्तुनिष्ठता। और वस्तुनिष्ठता क्या होती है? कि वस्तु के गुण व दोषों को ध्यान रखना। यदि मान लो कोई लोक सेवक निर्णय करता है तो वो उसके निर्णय का आधार, लोक सेवक निर्णय करता है तो उसके निर्णय का आधार वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वो अपने निर्णय को भय, प्रेम, ठीक है, द्वेष, ईर्ष्या पर आधार बनाकर कोई ना कोई गलत फैसला ना दे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कि व्यक्ति निष्पक्ष हो, व्यक्ति निर्णय देने में, या व्यक्ति हर स्थिति में निष्पक्ष हो, वह हर स्थिति का जो आधार बनाए, हर स्थिति में अपना डिसीजन दे, वो वस्तुनिष्ठ तरीके से दे, कि उस वस्तु के गुण और दोषों को ध्यान में रख के, ना कि भय, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष के आधार पर। देखो, इसमें बेसिकली 2 बातें हैं, निष्पक्षता में 2 बातें। पहला क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति है और वो आपसे संबंधित है, आपसे क्या है? संबंधित है, ठीक है? कोई व्यक्ति है और वो आपसे संबंधित है और आप उसको करते हो बॉस पसंद, करते हो पसंद। और पसंद कब करोगे? जब वो आपका कोई रिश्तेदार होगा, कोई चाहने वाला होगा, आस पड़ोस का होगा, दूर का होगा। पसंद करते हो तो आप जो निर्णय दोगे उसमें अन्यायपूर्ण तरीके से उसको लाभ नहीं पहुंचाना है, कि अन्याय करके आप अन्यायपूर्ण तरीके से क्या नहीं पहुंचाना है? लाभ नहीं पहुंचाना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अच्छे सुनना। देखो, निष्पक्षता क्या होती है? कि किसी का पक्ष ना लेना। या असमर्थकवादी क्या होती है? कि किसी का समर्थन नहीं करना, ठीक है, नहीं करना किसी समर्थन। तो ये क्या है बेसिकली? कि न्याय का सिद्धांत है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी? कि व्यक्ति जो निर्णय करता है भूमिका में होता है तो उसका आधार वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, जिसमें वो गुण दोषों को ध्यान रखे, ना कि वो भय, प्रेम, अनुराग, द्वेष, इनके आगोश में सरागोर होके निर्णय दे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत निष्पक्ष होगा तो उसमें ये गुण नहीं होंगे, ना उसे किसी का भय होगा, ना उसे किसी से प्रेम होगा, ना द्वेष होगा, ना ईर्ष्या होगी। वो निष्पक्ष रूप से वस्तुनिष्ठ होकर केवल उस वस्तु या व्यक्ति के गुण व दोषों को ध्यान रख के निर्णय देगा। बताओ, यदि कोई लोक सेवक ऐसा है जो किसी को देकर, मतलब मान लो आपके सामने आपकी माँ खड़ी है, माँ से आप प्रेम करते हो और माँ के संबंध में कोई ना कोई निर्णय देना है आपको, तो आप भय, प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या सबसे मुक्त होकर माँ के गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय दो। तब आप क्या कहलाओगे? आप निष्पक्ष हो, आप निष्पक्षता का गुण है। समझ में आ रहा है? देखो, इसमें 2 चीजें हैं बेसिकली, या कह सकते हैं इसमें 2 कथन है। पहला कथन क्या है? कि व्यक्ति आपसे संबंधित है और आपकी पसंद का है, आपसे संबंधित है और आपकी पसंद का है, तो उसे अन्यायपूर्ण तरीके से लाभ नहीं पहुंचाना है। समझ में आ रहा है? आप उसे जानते हो तो किसी के साथ अन्याय करके आपको उसको लाभ नहीं पहुंचाना है। न्याय तो हो नहीं सकता, यदि आप उसको लाभ पहुंचा रहे हो तो वो अन्याय ही है, तो अन्यायपूर्ण तरीके से उसको लाभ नहीं पहुंचाना, यदि आपका वो सगा संबंधी है, कोई भी है। और दूसरी क्या हो जाएगी इसमें? दूसरी नहीं, इसी के साथ ही है, यदि व्यक्ति आपसे संबंधित है और आप उसको करते हैं नापसंद, यदि व्यक्ति आपसे संबंधित है और आप उसको करते हो नापसंद, तो उसे अन्यायपूर्ण तरीके से हानि नहीं पहुंचानी है। देखो, समझो बात को। देखो बाबू, तुम कलेक्टर बन गए हो,
ठीक है। तो कलेक्टर बनने का बेसिकली जो हमारा समाज है उसमें तो कोई 2-3 सिद्धांत ही होते हैं, पैसा, ठीक है, रिंकी और इंतकाम। देखो बॉस, यदि आप कलेक्टर बन चुके हो, आप निर्णयकर्ता बन चुके हो जो निर्णय दे सकता है, और यदि आप किसी को जानते हो, जिसको आप नापसंद करते हो, तो उससे बदला ही लेना है अन्याय करके। आपका केस आ गया आपके अंडर, उसका केस, तो आप अब उसको परेशान कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। टॉर्चर नहीं करना है, क्योंकि आपने जो एग्जाम दिया है वो लोक सेवा के लिए दिया है, जनता की सेवा के लिए दिया है, ना कि खुद के पर्सनल मैटर सॉल्व करने के लिए दिया है। आप आज भी उतने कैपेबल हो कि आप उससे बदला ले सकते हो, जाओ आपको लेना है तो। किसी सेवा को ढाल बना के आप उससे बदला लोगे, ये तो गलत बात है। आपने सेवा इसलिए चुनी है कि आपको जनता की सेवा करनी है, ना कि आपको किसी से बदला लेना है। तो ये तो ख्याल निकाल देना कि यदि आप किसी को नापसंद करते हो तो उसे अन्यायपूर्ण तरीके से हानि पहुंचाओगे। एग्जाम इसलिए मत निकालो कि किसी से बदला लेना है या फिर हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, नहीं। आपने ये एग्जाम चुना है सिर्फ पब्लिक सेवा के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए चुना है। तो पब्लिक सर्विस के हिसाब से इस एग्जाम को पढ़ो, आपका निकल जाएगा 100%। लेकिन आपने अपने कुछ व्यक्तिगत लाभ सोच के रखे हैं तो ये एग्जाम नहीं निकलेगा। लिख के ले लो आप मुझसे, समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसमें एक बात कही जाती है, ठीक है, क्या कही जाती है कि व्यक्ति आपसे संबंधित है और आपकी पसंद का है, तो उसका अन्यायपूर्ण तरीके से लाभ नहीं पहुंचाना है उसको। और व्यक्ति आपसे संबंधित है और आप उसको करते हो नापसंद, तो अन्यायपूर्ण तरीके से उसको हानि भी नहीं पहुंचानी है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या कही जाती है कि जो संबंधित व्यक्ति है उसके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। ये लो, ये क्या समझ में आ गया? देखो, यदि मान लो आपकी माँ है, बात समझना, आपकी माँ ने कोई जुर्म कर दिया, आप पे वो केस आ गया, चूंकि वो आपसे संबंधित हैं, आपकी पसंद की हैं, ठीक है, आपकी खास माँ है, तो देखो अन्यायपूर्ण तरीके से आप उनको लाभ पहुंचाओगे तो आप निष्पक्ष नहीं हो। यदि आप उनको बचाने की कोशिश करोगे तो आप निष्पक्ष नहीं हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि नहीं नहीं मैं तो निष्पक्ष हूँ, वादी इंसान हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा, इनको भी वही सज़ा मिलेगी जो सज़ा मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आप ऐसा कह दो आप। तो अब आपने कह दिया और उनके साथ कुछ अन्याय हो गया, उनको सज़ा बहुत ज़्यादा मिल गई और आप अपने बस वो निष्पक्षता के डोल को पीटते रहे, तो ये भी गलत है। आपको उन्हें एक ट्रीट करना है एक आम व्यक्ति की तरह, तो उनके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, अन्याय भी ना हो और आप अन्याय करके उनको लाभ भी ना पहुंचाओ, तब आप कहलाओगे आप निष्पक्ष हो। क्या कहलाओगे? देखो, नहीं दिख रहा ये, मैं ऊपर लिख देता हूं कि जो आपसे संबंधित व्यक्ति है उसके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा कि देखो, जो निर्णय करता है वो अपना आधार वस्तुनिष्ठता को बनाए निर्णय देते समय, ठीक है, भय, प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या को ना बनाए। इसमें 2 थ्योरी निकल के आती हैं। पहला कि व्यक्ति आपसे संबंधित है और आपकी पसंद का है तो उसको अन्यायपूर्ण तरीके से लाभ नहीं पहुंचाना है, और व्यक्ति यदि आपकी नापसंद का है तो उसे अन्यायपूर्ण तरीके से उसको हानि नहीं करनी है, कुछ बुरा नहीं करना है उसका। और दूसरी बात क्या है कि जो व्यक्ति है उसका अन्याय भी नहीं होने देना है, कि मान लो आप बोल दो कि नहीं मैं तो निष्पक्ष हूं, तो आप उसे अन्याय होने दो, यदि आप उसको जानते भी हो तो। इसलिए आपसे पूछा जाता है एक इंटरव्यू में कि मान लो आपकी माँ मुजरिम है, तो बताओ आप कैसे एक्शन लोगे? तो आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि नहीं अगर मैं इनको दिखाऊंगा कि नहीं मातृ प्रेम है तो उन्हें लगेगा कि अच्छा तो मातृ प्रेम है तो तुम थोड़ा दूर रहोगे। नहीं सर, मैं सिविल सेवा के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ, तो मैं तटस्थ रहूँगा और निष्पक्ष रहूँगा बहुत ज़्यादा। आपको मैटर हैंडल करना है, लेकिन आपको उनके साथ अन्याय नहीं करवाना है और ना ही उन्हें लाभ पहुंचाना है। तो आप क्या कहलाओगे? निष्पक्ष कहलाओगे या असमर्थकवादी कहलाओगे? देखो, इसकी आवश्यकता क्यों है प्रशासन में, समझना बात को। इस समय में आ गया होगा आपको वैसे
नहीं समझ में आया तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में लिखना अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में हम ही लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखना। और यदि समझ में ना आए तो फिर मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि देखो एथिक्स के सिद्धांतों को समझने के लिए थोड़ा धैर्य और थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है, साइंस नहीं है कि याद कर लेंगे, याद नहीं करना है अपन को, समझना है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा पढ़ना है अपन को। वैसे इतने से एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन और ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि देखो यदि आप लोग सीखोगे तभी तो मज़ा आएगा बॉस। कुछ हम सीखेंगे आपसे, कुछ आप हमसे सीखोगे, और ये सीखने सिखाने की कला है ना, इसी में मज़ा आता है। एग्ज़ाम तो छोटी चीज़ है। ठीक है, तो देखो बॉस, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्यों है इसकी आवश्यकता? क्यों प्रशासन में व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए? देखो बॉस, यदि व्यक्ति निष्पक्ष है तो जनता का भरोसा उत्पन्न होगा। जनता आप पर भरोसा करेगी। आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी का साथ भी नहीं छोड़ रहे हैं। सपोर्ट नहीं करो, अच्छी बात है, साथ भी नहीं छोड़ना है, तो जनता आप पर भरोसा दिखाएगी कि हाँ प्रशासन है तो हम हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या करेगी जनता? आप पर क्या दिखाएगी? भरोसा दिखाएगी। ठीक है, एक और समझो, समानता प्लस न्याय का गुण हमारे समाज में विकसित होगा। कैसे कैसे कैसे? देखो, अब तुमने बहुत देखा होगा कि एक मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी बेल हो जाती है। मतलब तुमने ये नहीं देखा होगा किसी को फांसी हुई है आज तक, चाहे उसका जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो। लेकिन बताओ, यदि हमारा प्रशासन निष्पक्ष हो तो देखो, समानता, जो सजा एक आम व्यक्ति को मिल रही है वही सजा किसको मिलेगी? उसको मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, मिलेगी। समानता का गुण विकसित होगा और न्याय का गुण विकसित होगा, जिसके साथ जो पीड़िता है उसको तो न्याय मिलेगा, कम से कम वो न्याय का भाव फील करेगी। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, रेप केसेस हुए हैं, जिनमें न्याय का भाव आई थिंक होता नहीं है। तो समानता और न्याय का गुण विकसित करने के लिए समाज में निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है। और ये क्या हो सकता है? राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा प्रशासन में। ये कैसे होगा? आप समझ में, थोड़ा अच्छे समझना। राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा। देखो, प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा। कैसे कम होगा? कि मान लो यदि प्रशासन बहुत ज़्यादा निष्पक्ष है तो वो किसी भी राजनीति का पक्ष नहीं लेगा, और ना ही राजनीति से सपोर्ट करेगी, ना वो राजनीति को सपोर्ट करेगा। तो वैसे ही राजनीति का प्रभाव प्रशासन से हट जाएगा और प्रशासन राजनीति से परे होकर कार्य करेगा। और कार्य करेगा तो बॉस क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर देख लेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। या हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए एक लोक सेवक का निष्पक्ष होना भी क्या है? जरूरी है। समझ में आया? बहुत जरूरी है एक लोक सेवक का, यदि हमें लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करनी है तो। सबसे पहला क्या पढ़ा अपन ने कि देखो, जनता का भरोसा आ जाएगा प्रशासन पर। दूसरा, समानता और न्याय गुण समाज में विकसित होंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासन में कम होगा, लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना होगी। और आखिरी पढ़ लेंगे अपन 5वें नंबर का कि देखो बॉस, जो हमारा सिविल सेवक है, कौन है हमारा सिविल सेवक है, उसका मनोबल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? यदि वो बताओ किसी का पक्ष नहीं लेगा। मान लो वो कहता ना कि देखो, ऐसा मान लो किसी को पकड़ लिया गया, सिविल सेवक को, और उसकी फैमिली को किसी आतंकवादी ने पकड़ लिया, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होगा ना, वो निष्पक्ष होकर कार्य करेगा, तो शायद वो कुछ अच्छा कार्य कर पाए।
उसका मनोबल बढ़ेगा कि देखो मैं सभी के प्रति समान रूप से हूँ, ना मैं किसी के साथ हूँ ना मैं किसी से दूर हट रहा, तो उसका मनोबल बढ़ेगा, वो कार्य कर सकता है। यदि मान लो कोई सिविल सेवक, आपका वरिष्ठ अधिकारी, मान लो आपका ही वरिष्ठ अधिकारी किसी नेता का चमचा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन, तो बताओ आपका भी मनोबल डाउन रहेगा कि देखो अंतिम रूप से फैसला वही लेने वाले हैं, हम क्या करेंगे। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी भी क्या निष्पक्ष है, तो आप में भी निष्पक्षता का गुण आ जाएगा। यदि मान लो आप स्वयं ही निष्पक्ष हो तो आपका तो मनोबल रहेगा ऊंचा कार्य करने का कि हाँ मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, रहेगा। ठीक है, देखो कुछ प्रयास भी किए थे। क्या प्रयास किए थे पता? निष्पक्षता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए थे बताओ, या क्या प्रयास कर सकते हैं? प्रयास किए तो पता कुछ ही नहीं, पर कर सकते हैं। जैसे प्रयास, देखो फर्स्ट क्या है, हम पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी तो प्रशासन क्या हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा, हो जाएगा। देखो हम दूसरे क्या कर सकते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा। हम पॉजिटिव मोटिवेशन दे सकते हैं कि नहीं आपको निष्पक्ष रहना है, आपको निष्पक्ष रहना है। और एक सबसे बड़ा और आखिरी 3rd नंबर का हेडिंग में लिखेंगे, बड़ा हो जाएगा, और भी आपको कारण ढूंढने हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दी है प्रयास थोड़ा बहुत। देखो जो हमारी पदोन्नति होती है, पदोन्नति एवं हमारा जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, पदोन्नति और स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है हमारा, या फिर हमारा प्रमोशन होता है। तो देखो जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, वो पहले से जो दिशा निर्देश तय हैं उन्हीं के आधार पर हो। अगर किसी लोक सेवक का ट्रांसफर और प्रमोशन पहले की जो दिशा निर्देश निर्धारित किए गए उसी के आधार पर होगा तो लोक सेवक बहुत हद तक निष्पक्ष होगा, उसमें ये गुण विकसित हो जाएगा कि हाँ प्रशासन ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया तो मैं भी काफी अच्छे से कार्य करूंगा। निष्पक्ष रहने के लिए उसका कोई पक्ष ना ले। मान लो किसी नेता ने पक्ष ले लिया कि वो हमारे वो ऑफिसर साहब है ना, उनका ट्रांसफर कर दो या फिर उनका क्या कर दो, प्रमोशन कर दो, तो नेता के प्रति उस लोक सेवक का जो पक्ष है वो बढ़ जाएगा। अरे सर ने मेरा ट्रांसफर करवाया है, अरे सर ने मेरा प्रमोशन करवाया है। लेकिन प्रमोशन खुद आयोग अपने हिसाब से करे, पहले से लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार करेगा तो प्रशासन में निष्पक्षता आएगी, जरूर आएगी। समझ में आ रहा है? देखो ये अपन ने पढ़ लिया है, बेसिक पढ़ लिया है। हालांकि प्रयास बहुत कम लिखे हैं बुक्स में, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, 2 आप ढूंढना, 2 या 3। देखो एथिक्स में ऐसा नहीं है कि हम पूरा पढ़ाए तो हम पूरा देते हैं, इतना ही होता है। लेकिन आपको भी सोचना है बॉस। क्या सोचना है कि देखो आपने सोचा मन में निष्पक्षता, तो अब निष्पक्षता को सोचकर क्या क्या हो सकता है। एथिक्स थिंक करने का सब्जेक्ट है, सोचने का सब्जेक्ट है। थोड़ा सा आप सोचोगे, आप हमसे बेहतर विचार लेके आ पाओगे, तभी तो थोड़ा सा आंसर राइटिंग में गैप आएगा आपकी हमारी में। सब हम ही पढ़ा देंगे तो आप लोग तो सीधा पढ़ के और बस लिख दिए। आपको सोचना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा दिया सत्यनिष्ठा, तो सत्यनिष्ठा और क्या हो सकती है और कहाँ कहाँ हो सकती है, तो आपको ये सोचना है। तो इससे क्या होगा, आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा और वो आपके लेवल पर कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल सारे मूल्य पढ़ेंगे, जितने भी आधारभूत मूल्य हैं, और फिर हम इस लेक्चर के बाद कुछ अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।